नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में, जिसका व्हीकल सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ डाइवर्स पोर्टफोलियोज ऑफर करती है अगर व्हीकल सेगमेंट के बारे में बात किया जाए तो, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट टाइम में कार्स, स्पोर्ट्स यूटिलिटीज व्हीकल्स, ट्रक्स, बसेज और डिफेंस व्हीकल्स है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ये कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड करती है। प्रेजेंटली टाटा मोटर्स के बिजनेस ऑपरेशन इंडिया, यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया जैसे देशों में है। और अगर कुछ फेमस ब्रांड्स के बारे में बात किया जाए तो जगुआर लैंड रोवर यूके में और टाटा डाइयूल साउथ कोरिया में है। दोस्तों, चूंकि इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स लिमिटेड शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए अब तक का परफॉर्मेंस देखें, स्पेशली पिछले 4 से 5 सालों का। इस पीरियड में इसने करीब ₹537 का लाइफ टाइम हाई बनाया था और वहां से फिलहाल ये 22-23% डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो इस शेयर ने जरूर 160% के आसपास एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस पर नजर डाला जाए तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 13-14% का निगेटिव रिटर्न दिया है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अभी भी इसका काफी कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार पिछले 3-4 सालों से लॉस ही बुक कर रही है। और बैलेंस शीट भी थोड़ा सा पुअर नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज पिछले कुछ सालों में बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि कैश रिजर्व भी डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चाहे एचएनआई हो या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, उनका स्टेक काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, क्योंकि एलआईसी जैसी कंपनी का स्टेक टाटा मोटर्स लिमिटेड में करीब 5% के आसपास है। और लेट राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर का भी इसमें करीब 1.1% के आसपास स्टेक अभी बना हुआ है। लेकिन क्या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो या एचएनआई हो, उनका स्टेक पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ा है या घटा है? ओवरऑल इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक यहाँ से कैसा नजर आ रहा है? बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा भी इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया जा रहा है, वो कितना है? फंडामेंटली ये कंपनी फिलहाल कैसी नजर आ रही है? और आने वाले शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में ये शेयर यहाँ से कितना रिटर्न दे सकता है? ये पूरे डिटेल इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर अपने चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, प्रेजेंटली टाटा मोटर्स लार्ज कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका 1,51,935 करोड़ का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज अब थोड़ा सा इसका पॉजिटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 3-4 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड पे नजर डाला जाए, ऑन एवरेज ये आपको निगेटिव ही नजर आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी भी इसका काफी कमजोर निगेटिव साइड में 22.3% बना हुआ है, क्योंकि अगर पिछले 3-4 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये कंपनी लगातार लॉस बुक करती हुई दिख रही है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो ₹424 है, अपने बुक वैल्यू ₹78.80 से करीब 5 गुना से थोड़ा सा ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर्स ने अपने क्वार्टर 2 यानी सितंबर 2022 का जो रिजल्ट प्रेजेंट किया था, हम उसको काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर सेल्स ग्रोथ करीब 30% रहता है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 76% होता है। हालांकि सेगमेंट से आने वाली दूसरी मेजर कंपनी अशोक लीलैंड का परफॉर्मेंस देखें तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका सेल्स ग्रोथ करीब 72%, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 290% हुआ था। दोस्तों, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर जरूर इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ करीब 72-73% के आसपास रहता है, लेकिन नेट प्रॉफिट में अभी भी ये कंपनी पॉजिटिव प्रॉफिट की जगह निगेटिव प्रॉफिट ही शो कर रही है, क्योंकि सितंबर 2021 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,117 करोड़ तो हुआ था, जिसमें ओपीएम का परसेंटेज 7 था, लेकिन नेट प्रॉफिट इसका निगेटिव 4,416 करोड़ था। और सितंबर 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होकर 5,572 करोड़ तक होता है, जिसमें ओपीएम परसेंटेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट करीब 7% ही होता है, जबकि इस क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से इसका नेट प्रॉफिट अभी भी निगेटिव 898 करोड़ का बना हुआ है। हालांकि पिछले कई क्वार्टर्स का रिपोर्ट देखें तो दिसंबर 2022 क्वार्टर रिपोर्ट को छोड़ दे, जब इस कंपनी ने करीब 2,941 करोड़ का पॉजिटिव प्रॉफिट किया था, उसके बाद से लगातार इसका नेट प्रॉफिट निगेटिव बना हुआ है। और इसके पीछे कुछ रीजंस है, जिसके बारे में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। इस कंपनी के हम एनुअल परफॉर्मेंस पर भी नजर डालें तो मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट तक लगातार इस कंपनी ने पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, क्योंकि उसके पहले अगर नजर डालें तो लगातार ये पॉजिटिव बना हुआ है। लेकिन अगले ही एनुअल रिपोर्ट मार्च 2019 में इसका नेट प्रॉफिट निगेटिव साइड में चला जाता है, क्योंकि ये 28,724 करोड़ का लॉस बुक करती है, जो लगातार अब तक बना हुआ है। हालांकि पॉजिटिव बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है, उसके बाद इसमें गिरावट नजर आ रही है और फाइनली ये निगेटिव साइड में ही सही 8,292 करोड़ तक हो चुका है।
टाटा मोटर्स लगातार पिछले कई क्वार्टर्स और एनुअल रिपोर्ट में लॉस बुक करती हुई आ रही है। उसके पीछे मेजर रीजन है इसका बैलेंस शीट, क्योंकि अगर इसके बैलेंस शीट पर नजर डालें तो कंपनी के पास कैश का जो रिजर्व होना चाहिए वो लगातार डिक्रीज कर रहा है। और मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट में जो इसके पास 94,749 करोड़ का एक स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व था, इसमें कंटिन्यू डिटोरिएशन बना हुआ है और फाइनली ये 25,409 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो इसका लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट आया था सितंबर 2022 उसके अकॉर्डिंग। वहीं अगर इसके कर्ज के बारे में बात किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बीच इसके ऊपर 88,950 करोड़ का कर्ज था, जो लगातार आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा और ये 1,44,354 करोड़ तक हो चुका है, जो इसका लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट आया था उसके अकॉर्डिंग। किसी भी कंपनी के ऊपर लोन अगर इंक्रीज होता है उसके अगेंस्ट में उसको एक हाई इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बैलेंस शीट पर इसका रिजर्व लगातार कम होता हुआ दिख रहा है, जबकि कर्ज इसके ऊपर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से इसको एक हाई इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ओवरऑल पीएनएल स्टेटमेंट पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो पॉजिटिविटी शो कर रही है, लेकिन हाई इंटरेस्ट पे करने की वजह से इसका नेट प्रॉफिट नेगेटिव साइड में बना हुआ है, जिसकी वजह से लगातार ये लॉस बुक कर रही है। इस कंपनी का जैसा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसकी वजह से इसका शॉर्ट एनालिसिस भी फिलहाल काफी कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में पॉजिटिव साइड में स्ट्रेंथ 3, अपॉर्चुनिटी 2, टोटल 5 का स्कोर हो रहा है, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस 7, थ्रेट 1, टोटल 8 का स्कोर हो रहा है। अगर हम पिछले एक महीने का डेटा देखें किस तरह से लोगों का इंटरेस्ट इस शेयर में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसके लिए अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डालें तो पिछले एक महीना से लेकर अब तक लगातार चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मिड टर्म इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऑन एवरेज 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग जो एनएसई और बीएसई मिलाकर टोटल शेयर का क्वांटिटी ट्रेड होता है वो करीब 2 करोड़ के आसपास रहता है। डिलीवरी का परसेंटेज इसमें करीब 35 के आसपास होता है। 1 वीक डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से शेयर ट्रेडिंग क्वांटिटी 2 करोड़ रहता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ के करीब 39 होता है। यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग भी 2 करोड़ ही शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से इंक्रीज होकर 39.70% होता है। और फाइनली टुडे डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से इंक्रीमेंट नजर आएगा इसके डिलीवरी परसेंटेज में, और ये 45% तक हो चुका है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो जैसे जैसे इस शेयर में करेक्शन आया है पिछले 1 डेढ़ 2 महीनों में लोग इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक के लिए लोग इस शेयर को बाई करके होल्ड कर रहे हैं। इस स्टॉक या इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी फिलहाल काफी निगेटिव नजर आ रहा है, क्योंकि प्रेजेंटली इंट्रिंसिक वैल्यू, आरओई वर्सेस एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, क्वालिटी चेक, ग्रोथ स्कोर 5 ऐसे पैरामीटर है जो रेड जोन में है। बाकी एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी 3 मात्र ऐसे पैरामीटर है जो ग्रीन जोन में है। दोस्तों टाटा मोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो पिछले 6 क्वार्टर से प्रोमोटर्स की होल्डिंग 46.5% के आसपास बना हुआ है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जरूर पिछले 1-2 क्वार्टर्स में थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 6.83% से 6.54% हुआ है, लेकिन जून 2021 से सितंबर 2022 के बीच में हम देखें तो यहाँ पर ये इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 5 क्वार्टर पहले इनकी होल्डिंग 5.78% थी। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग ऑलमोस्ट पिछले 2 क्वार्टर में आपको कांस्टेंट नजर आएगा, लेकिन अगर पिछले 6 क्वार्टर्स का रिपोर्ट देखें तो इनकी होल्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से इंक्रीज हुई है, क्योंकि ये 5.53% से बढ़ के 8.29% हो गया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग पिछले 6 क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट कांस्टेंट नजर आएगा, बीच में जरूर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी ये 14% के ऊपर बना हुआ है। रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग पर नजर डालें तो जून 2021 से लेके सितंबर 2022 के बीच में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ये 28% से कम होकर 24.5% तक हुआ है, और जो उनका स्टेक इस पीरियड में कम होता हुआ दिख रहा है मैक्सिमम म्यूचुअल फंड और डीआई द्वारा बाई किया गया है। डीआई के लिस्ट में ही एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एलआईसी का भी नाम आता है, जिन्होंने पिछले 1 क्वार्टर्स में अपना हल्का सा स्टेक इंक्रीज किया है, क्योंकि अगर जून 2022 के क्वार्टर रिपोर्ट पर नजर डाला जाए उनके पास टोटल शेयर इस कंपनी का 16 करोड़ 59 लाख 48,741 था, जो होल्डिंग वाइज 4.997% होता है, और ये इंक्रीज होकर सितंबर 2022 क्वार्टर में 16 करोड़ 61 लाख 98,741 हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी होल्डिंग 4.997% से बढ़ के 5.01% हो गया है। कुछ बड़े चेन्नई इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने बताया लेट राकेश झुनझुनवाला का स्टेक इस कंपनी में है, और उनकी होल्डिंग पिछले 2-3 क्वार्टर्स में लगातार 1.1% के आसपास बना हुआ है।
इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है उसमें 31 एनालिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 68% एनालिस्ट का मानना है चाहे इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, आने वाले 1 ईयर में अच्छा रह सकता है। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग इस शेयर का जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है नवंबर 2023 तक के लिए, ये 424 रुपए से 486-87 रुपए तक पहुंच सकता है मीडियन साइड में, और ये करीब आपको 15% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट जो इसका मार्च 2023 तक के लिए किया गया है, मीडियन साइड में 16% का ग्रोथ आ सकता है। और फाइनली अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट इसका काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है मार्च 2023 तक के पीरियड के लिए, क्योंकि मीडियन साइड में एनालिस्ट के अकॉर्डिंग इसमें करीब 149% का ग्रोथ आ सकता है। दोस्तों, ब्रोकर रिसर्च में जितने भी इंडियन ब्रोकरेज हाउसेज हैं, इस शेयर को लेकर जो उनका टारगेट प्राइस आया है, सारे आपको नवंबर के महीने में ही देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे कम टारगेट प्राइस आईसीआईसीआई डायरेक्ट द्वारा दिया गया है 10 नवंबर 2022 को, जब इसका मार्केट प्राइस 412 रुपये 20 पैसा था। उन्होंने होल्ड का रिकमेंडेशन देते हुए 465 रुपये का टारगेट दिया है, जबकि सबसे हाई टारगेट प्राइस 9 नवंबर 2022 को यस सिक्योरिटीज ने दिया है, जब इसका मार्केट प्राइस 433 रुपये था। उन्होंने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 534 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं, चाहे शेर खान हो, प्रभुदस लिलधर हो, मोतीलाल ओसवाल हो या एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज हो, उनका टारगेट प्राइस आपको इसी रेंज में नजर आएगा। इन इंडियन ब्रोकरेज हाउसेज के अलावा एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेज जेफरी ने भी इस शेयर को लेकर टारगेट दिया है, और उनके अकॉर्डिंग आने वाले 1 साल में इसका प्राइस 540 रुपए तक जा सकता है। जितने भी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया है, अगर उनका एवरेज प्राइस हम निकालें, ये करीब आपको 516-17 रुपये निकल कर आएगा, और इस शेयर के करेंट मार्केट प्राइस से करीब 25 से 26% ज्यादा है। और ब्रोकर रिसर्च के बेसिस पर कहा जा सकता है, कोई भी इंडिविजुअल अगर इस शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई करता है, आने वाले शॉर्ट टर्म में ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन क्या मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक के लिए इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है? क्योंकि ये कंपनी इंडिया के बाहर भी कुछ बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस में भी अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट कर चुकी है, इसलिए कौन से कंट्री से इसको कितना परसेंट का रेवेन्यू आता है और आने वाले टाइम में किस तरह के इसको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, फाइनली अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2022 डेटा के अकॉर्डिंग इसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जगुआर लैंड रोवर से आता है, क्योंकि ये 67% है। बाकी कुछ मेजर रेवेन्यू इसको टाटा कमर्शियल व्हीकल से 19% और टाटा पैसेंजर व्हीकल से 11% आता है। मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो पैसेंजर व्हीकल मार्केट में इसका स्टेक लगातार इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020 में इस सेगमेंट में इसका स्टेक 4.8% था, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंक्रीज होकर 12.1% हो गया है। और फाइनली फाइनेंशियल ईयर 2022 के फर्स्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग इसका स्टेक एक बार फिर से इंक्रीज होता है, और ये 14.3% हो चुका है। ईवी सेगमेंट में भी इस कंपनी का लगातार स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना हुआ है, और एक तरह से मार्केट लीडर है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस सेगमेंट में इसका स्टेक 87% का था, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के फर्स्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग इंक्रीज होकर 88% हो गया है। ज्योग्राफिकल बेसिस पर अगर हम इसके रेवेन्यू ब्रेकअप पर नजर डालें, तो जो डेटा यहाँ पर अवेलेबल है फाइनेंशियल ईयर 2022 का, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसको 34% का इंडिया से आता है, 19% नॉर्थ अमेरिका से, 14% यूनाइटेड किंगडम से, 18% चाइना से, जबकि 14% रेस्ट ऑफ यूरोप से आता है। यहाँ से अगर हम इसके फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें, तो सबसे पहले मैं दो तीन बड़े चैलेंजेस जो इस कंपनी के सामने रहने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, इसका एक मेजर रेवेन्यू जगुआर लैंड रोवर से आता है, और जो प्रेजेंट सिनेरियो है, चाहे अमेरिका का हो या ब्रिटेन का हो, वहां पर इकोनॉमी में एक छोटा सा रिसेशन बनता हुआ दिख रहा है बढ़ते इन्फ्लेशन की वजह से। दोनों ही जगह के गवर्नमेंट भी कॉस्ट कटिंग पे काफी जोर दे रही है, इसलिए आने वाले शॉर्ट टर्म में ओवरऑल मैक्रो बेसिस पर मैं कह सकता हूँ, चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, थोड़ा सा कमजोर बना हुआ रह सकता है। प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी के ऊपर कर्ज भी काफी ज्यादा नजर आ रहा है, कैश रिजर्व भी लगातार डिक्रीज किया है, इसलिए इस कंपनी के मैनेजमेंट को इस पर वर्क करना होगा, ताकि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव साइड में है। और साथ ही अगर कैश रिजर्व थोड़ा सा इंक्रीज होता है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को एक कंपनी आसानी से हैंडल कर सके। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करें, तो जैसा कि हमने देखा, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में स्टेक इस कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है। रिसेंट पास्ट में अगर इस कंपनी के मैनेजमेंट के कमेंट्री पर नजर डालें, तो उनका बहुत ज्यादा फोकस ईवी सेगमेंट पर भी है, क्योंकि ईवी सेगमेंट को लेकर वो प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ इन्होंने पिछले कुछ सालों में इसको लेकर काफी वर्क किया है, बल्कि अलग अलग कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर और टाई अप भी किया है, ताकि आने वाले टाइम में जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मार्केट हो, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा ये कैप्चर कर सके।
इसलिए ओवरऑल मैं अपने रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर कह सकता हूँ, भले इस कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर्स लिमिटेड उस घराने से बिलोंग करती है जिस पर इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है। इसलिए कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी ऑटो स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता है आने वाले 4 से 5 सालों के लिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ टाटा मोटर्स लिमिटेड को कंसीडर कर सकता है। जहां तक इस शेयर के टारगेट प्राइस की बात है, मैं ब्रोकरेज हाउसेज के साथ जाना पसंद करूंगा आने वाले 1 साल के लिए, और उसके बाद भी 3-4 सालों तक मुझे ऐसा लगता है ये शेयर 18% से लेके 22% के आसपास एनुअल CAGR ऑफर कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में इस वीडियो का लिंक उनके साथ जरूर शेयर करें जो टाटा मोटर्स लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।